और महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने एक नया कीर्तिमान बना दिया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार पहुंच गई है। देखिए, प्रयागराज की गलियां हों या हाईवे, हर तरफ लोगों का हुजूम और गाड़ियों की कतार दिख रही है। प्रयागराज पहुंचने की होड़ इसलिए मची है क्योंकि अब बस अगले 3 दिनों तक ही महाकुंभ रहेगा। सनातनियों के मन में आस्था ऐसी जगी कि भारत की 40% आबादी पवित्र डुबकी लगाने प्रयागराज आ गई। श्रद्धालुओं की संख्या ने 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। आज लगातार ये 8वां दिन है जब श्रद्धालुओं की संख्या ने 1 करोड़ या उससे ज्यादा के आंकड़े को पार किया है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आम लोग झूला उठाए 10-10 किलोमीटर चलकर संगम स्नान कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कोई शिकायत नहीं है। योगी जी की तो व्यवस्था में गिनवा ही नहीं सकती। योगी ना होता तो शायद इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे है तो आसान नहीं होती। पिछले 8 दिनों से हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने स्नान किया। मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वसंत पंचमी के दिन 2 करोड़ 60 लाख, माघी पूर्णिमा पर लगभग 2 करोड़ लोग आए। पौष पूर्णिमा के दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और संगम पर आस्था हिलोरे मारती दिख रही है। हर मार्ग पर श्रद्धालुओं का रेला चला रहा है, फिर चाहे वो ट्रेन हो या फिर सड़क। देखिए, ये है महाकुंभ तक पहुंचने की आखिरी 3 दिनों की लड़ाई। इस जंग की 2 रणभूमि है। पहली है ट्रेन, दूसरी है सड़कें। दोनों रणभूमि इस वक्त अपने योद्धाओं से पटी पड़ी हैं। वो योद्धा जिनका एकमात्र लक्ष्य महाकुंभ जाकर स्नान करना है। ट्रेन में सीट खाली नहीं है तो टॉयलेट में खड़े होकर प्रयागराज जा रहे हैं। हालात बिहार से आने वाली ट्रेनों का है। ऐसा ही जन सैलाब मध्य प्रदेश से प्रयागराज के रूट पर है। महाकुंभ जाने वाली भीड़ ने रेलवे प्लेटफॉर्म को ही जाम कर दिया। प्लेटफॉर्म की भीड़ से 2-4 करके कुछ लोग ट्रेन में एंटर कर भी गए तो कुछ लोग इंतजार करते रहे। मध्य प्रदेश के रीवा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर के दिनों में महाकुंभ पहुंचने के लिए लोग किस तरह से धैर्य रखकर सड़क पर खड़े हैं। ज्यादातर लोगों की सोच यही है कि महाशिवरात्रि से पहले किसी तरह स्नान कर लें। और बिहार से प्रयागराज जाने वाली एक ट्रेन में यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और ट्रेन में लगी शीशे की खिड़कियों को तोड़ भी दिया। ये मामला बिहार के आरा रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीरें हैं बिहार के आरा की, जहां संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को लोगों ने निशाना बनाया। एसी बोगी का शीशा तोड़ दिया क्योंकि श्रद्धालु प्रयागराज जाने को बेताब हैं। ट्रेनें फुल हैं। ऐसे में जब ट्रेन में जगह नहीं मिली तो ट्रेन में घुसने के लिए इन्होंने तोड़फोड़ कर दी। हालांकि भीड़ पर काबू पाने के लिए आरपीएफ मौजूद थी, इसके बावजूद लोग आपस में ही भिड़ गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी से भी सामने आई, जब प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं को एसी कोच से निकालने के लिए ट्रेन की चेन खींची गई, जिसे लेकर ट्रेन के अंदर काफी हंगामा हुआ। भीड़ की हैरान करने वाली तस्वीरें यूपी के झांसी से भी सामने आई, जहां पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहां लोगों ने इमरजेंसी विंडो से ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश की। ट्रेन में चढ़ने के लिए श्रद्धालुओं में कई बार जमकर धक्का मुक्की भी हुई। हालात ऐसे हो गए कि एक महिला ट्रेन से नीचे भी गिर गई। और देखिए, इस भीड़ को देखते हुए एबीपी न्यूज भी आपसे यही अपील करेगा कि आपकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी है, तो थोड़ा सहज से आगे बढ़िए और ट्रेन की सवारी करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 जनवरी से शुरू हुए सनातन के सबसे बड़े समागम यानी कि महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाकर लौट चुके हैं। लेकिन महाकुंभ के समापन से ठीक पहले गंगा के जल की शुद्धता पर अब क्लाइमैक्स पैदा हो गया है। देखिए, महाकुंभ में गंगा के जल की शुद्धता पर सियासी घमासान के बीच एनजीटी ने मेले में खुले में शौच पर जवाब मांगा है। एनजीटी ने यूपी सरकार, प्रयागराज मेला प्राधिकरण और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर 24 फरवरी को जवाब देने को कहा है। इसमें नोटिस इशू किए गए, जवाब मांगे गए हैं सरकार से। एनजीटी के नोटिस के बाद इस पर भी सियासी पारा हाई हो गया। समाजवादी पार्टी ने तंज कसा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। 10 करोड़ रुपया आपने कहाँ खर्च कर दिया जब वहाँ न आप शौचालय बना पाए। दरअसल विवाद की जड़ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वो रिपोर्ट है जिसमें सवाल उठाए गए कि संगम के गंगा जल में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल 20 गुना तक बढ़ गया है।
इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरा। संगम पे जो पानी है वो स्नान करने लायक भी नहीं है। विवाद हुआ तो संगम की शुद्धता पर सवाल खड़ा करने वालों को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। उन्हें सनातन समझाया गया। किसी को भगवान का मंदिर का मठ दिखाई देता है, किसी को गुम्मद दिखाई देती है, किसी को मूर्ति दिखाई देती है। और देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा विवाद एक बार फिर से भड़क उठा है। इस बार मामला इतना गंभीर हो चला है कि महाराष्ट्र ने कर्नाटक के लिए बस सेवा को निलंबित तक कर दिया। क्या कुछ हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में महाराष्ट्र के बस चालक से मारपीट के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया और कर्नाटक जाने वाली सभी एसटी बस सर्विसेज बंद कर दी गयी। कोल्हापुर डिवीजन से जो भी बसें कर्नाटक के लिए जाती थी उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर किया है। कंडक्टर और ड्राइवर से भाषा को लेकर के विवाद हुआ। आरोप है कि कर्नाटक के बेलगावी में महाराष्ट्र की सरकारी बस के ड्राइवर को पीटा गया था क्योंकि उसे कन्नड़ भाषा नहीं आती थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी किया गया। पुणे में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने बसों पर कालिक पोती और अपना विरोध दर्ज कराया। यहाँ पे थोड़ा सा तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हो गया था। इसके बावजूद पुलिस ने ये सब शिव सैनिक जो थे ठाकरे गट के, ये शिव सैनिक को अभी डिटेन किया है। महाराष्ट्र की सरकारी बस के ड्राइवर को पीटने के मामले में गरम तेवर दिखाए गए हैं। ऐसे में साफ है कि जब तक कर्नाटक सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, तब तक ये मामला गर्माता रहेगा। और तेलंगाना के नागरकुर्नूल में एसएलबीसी सुरंग में हुए हादसे के बाद 8 कामगार फंस गए। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने बचाव कार्यों को तेज करने की बात भी कही है। देखिए। तेलंगाना में एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने के बाद 8 लोग टनल के अंदर फंस गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तेलंगाना के सीएम भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। Except 8 people remaining all have come out safely. SDRF 120, NDRF 145 people came from Hyderabad. They are trying to do their best. नागरकुर्नूल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी भी जानकारी ले रहे। उन्होंने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से बातचीत कर केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वो सबको सेफ ले जाने के लिए तेलंगाना का स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए हम पूरा देने को समर्थन तैयार है। एसएलबीसी टनल नागरकुर्नूल को आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जोड़ती है। नागरकुर्नूल में भगवान शिव का उमा महेश्वरम मंदिर भी है, जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का उत्तरी प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो वहीं चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक में, लेकिन इसमें कोई नतीजा इस बैठक से नहीं निकल पाया। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में, क्या बातचीत चली, देखिए। चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत करीब 3 घंटे तक चली। उम्मीद की जा रही थी कि बैठक में किसान संगठनों की सरकार के साथ सहमति बन जाएगी। हालांकि अब किसान संगठनों की केंद्र के साथ अगली बैठक 19 मार्च को होगी। दोनों किसान संगठनों से बहुत अच्छी चर्चा हुई है और अगली बैठक 19 मार्च को यहीं चंडीगढ़ में होगी। केंद्र सरकार ने बैठक में किसानों से डाटा मांगा है ताकि इस विषय पर आगे की चर्चा हो सके। हमने अपने तथ्य बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये रखे कि अगर सरकार की नीति और नीयत साफ हो तो 25 से 30 हजार करोड़ रुपया सालाना खर्चे में एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। केंद्र के तीनों मंत्रियों ने उनको अपील करा कि आप अपनी हंगर स्ट्राइक को छोड़ दीजिए, पर लेकिन उन्होंने बोला जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखूंगा। और प्रधानमंत्री मोदी आज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कैंसर अस्पताल की नींव रखने मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जबकि 3 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बाबा बागेश्वर धाम जाने वाली हैं। बागेश्वर धाम सज धज कर तैयार हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर में आज पीएम मोदी को बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल की नींव रखनी है। एक महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है जहां करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक और महाकुंभ की तैयारी हो रही है बागेश्वर धाम में।
प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम पहुंचकर सबसे पहले भगवान बालाजी के दर्शन करेंगे। फिर इस धाम में कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। वो ऐतिहासिक दिन होगा जब पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे। हृदय छू करके गई है कि उन्होंने सहज से निमंत्रण को इतना विराट और भव्य त्योहार उत्सव बनाया। इसके लिए निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र। 2.25 लाख वर्ग फीट में बनने वाले इस हॉस्पिटल पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा, जिसके बाद बुंदेलखंड के तमाम पिछड़े जिलों के मरीजों का आसानी से इलाज हो सकेगा। अस्पताल का डिजाइन स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और ग्रीन रूफ पर है। बागेश्वर धाम में उत्सव का माहौल है, क्योंकि पीएम मोदी के बाद 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ आने वाली हैं। और दिल्ली की बीजेपी सरकार जनता से जुड़े कामों को लेकर के सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बजट सत्र को लेकर के बैठक करेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि जनता से किए हर वादे पूरे किए जाएं। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद से काफी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सत्ता संभालने के तीसरे दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची। 7 लोक कल्याण मार्ग पर दोनों की करीब 2 घंटे बात हुई। मुलाकात का मकसद क्या था, खुद रेखा गुप्ता ने बताया। बहनों की ओर से धन्यवाद करने जा रही हूँ, बेटियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने जा रही हूँ। दरअसल महिलाओं को 2500 की सम्मान राशि देने को लेकर बीजेपी और आप में घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी शपथ के दिन से पूछ रही है कि पीएम मोदी के वादे के बावजूद महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का फैसला पहली कैबिनेट की मीटिंग में क्यों नहीं हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में बैठक कर योजना पर चर्चा की और अधिकारियों को गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज बीजेपी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही संगठन और दिल्ली सरकार के तालमेल पर बात होगी। और दिल्ली में नई सरकार शपथ ग्रहण के साथ ही एक्शन में नजर आ रही है। जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए मंत्री कामों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। जहां लापरवाही मिल रही, वहां अफसरों को फटकार भी लगाया जा रहा है। देखिए, दिल्ली में मंत्री पद की कुर्सी संभालते ही रेखा गुप्ता के स्पेशल 6 सड़कों पर उतर चुके हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भैरव मार्ग पहुंचे, वहां चल रहे अपने विभाग के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ली, काम की स्पीड चेक की। परवेश बारापुरा रोड भी पहुंचे, अधूरे प्रोजेक्ट पर गुस्सा दिखाया, ठेकेदारों की खबर ली। बहुत सारी खामियां हैं, मगर सबको पूरा करेंगे। दूसरे मंत्री आशीष सूद भी कामकाज संभालते ही एक्शन मोड में दिखे। दावा किया, पीएम ने जो गारंटी दी है उसे पूरा करेंगे। हम गारंटियों को पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। वहीं मंत्री कपिल मिश्रा पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक पहुंचे। यहाँ ट्रैफिक जाम का हाल देखा, अफसरों से बात की, सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत बहुत खराब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। अधिकारियों को तुरंत सारी सड़कें ठीक करनी ही पड़ेंगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह सांसद कमलजीत सहरावत के साथ राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। हॉस्पिटल की बदइंतजामी पर नाखुशी जताई। कमियां तो साहब इतनी है कि पूछिए मत। ना यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है, ना यहाँ पे स्टाफ है। तो ये तो थी दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति से जुड़ी खबर। लेकिन अब बिहार में क्या कुछ चल रहा है वो भी जान लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर के लगातार चर्चाएं गर्म है। जदयू दफ्तर के बाहर समर्थकों ने पोस्टर भी लगा दिया है। देखिए, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर समर्थक मांग कर रहे हैं कि नीतीश के बेटे राजनीति में आए। निशांत कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, निशांत जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार के मंत्री और नीतीश के करीबी विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा नीतीश कुमार ही लेंगे। नीतीश कुमार जी ने खरीद की है। ये पार्टी में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। नीतीश के बेटे राजनीति में आएंगे या नहीं, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशांत कुमार के राजनीति में आने पर स्वागत कर दिया है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। निशांत के राजनीति में आने को लेकर अभी तक न नीतीश ने कुछ कहा है और न ही निशांत कुमार ने कुछ बोला है। लेकिन राजनीति के गलियारे में चर्चा गर्म है। और देखिए, क्या बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश के करीबी और बिहार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी वक्त चुनाव का सामना करने को तैयार है। क्या कुछ हो रहा है, देखिए।
बिहार में हर पार्टी चुनावी मोड में है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद करने में लगे हैं। तेजस्वी का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम भी 2 दिन पहले खत्म हुआ है। हर पार्टी चुनाव में जीत का दावा कर रही है। इस बीच नीतीश के करीबी मंत्री के बयान से जल्द चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है। क्या बिहार में जल्द चुनाव होंगे? जब ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने चुनाव आयोग पर ही हमला बोल दिया। जब लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। चेयर लीडर जो होता है ना बीजेपी का, वो है इलेक्शन कमीशन। जल्द चुनाव कराए जाने की चर्चा के बीच पीएम मोदी कल बिहार का दौरा करने वाले हैं। बिहार में विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। और गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पर जबरदस्त प्रहार किया है। अमित शाह ने पुणे में कहा कि चुनाव नतीजों से साफ हो गया है कि कौन असली है और कौन नकली है। महाराष्ट्र दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह विरोधियों पर जमकर बरसे। महाराष्ट्र में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा असली नकली का था, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें जीत उस धड़े की हुई जो बीजेपी के साथ था। कौन सी शिवसेना असली है, कौन सी नकली है, इसका भी निर्णय महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया। और कौन सी एनसीपी असली है और कौन सी नकली है, महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण के कार्यक्रम में अमित शाह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 2029 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 करोड़ घर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में 20 लाख परिवारों के घर का सपना पूरा हुआ है। मुझे राहुल गांधी जी याद आ गए, जब मोदी जी आप सबको जनधन अकाउंट दे रहे थे, राहुल बाबा कह रहे थे अकाउंट तो दोगे, अकाउंट में ट्रांसफर क्या करोगे। और इधर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को टूटी हुई सीट पर हवाई सफर करना पड़ गया। शिवराज ने भोपाल से दिल्ली आने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की थी, जिसका खुलासा उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने शिवराज और उनकी सरकार पर जमकर तंज कसा है। क्या कुछ हुआ है, ये विवाद क्या है, देखिए। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। यह एक्सपोस्ट है देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिन्हें एयर इंडिया वालों ने टूटी सीट पर बिठा दिया। शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से दिल्ली आना था, लेकिन उन्हें मिली टूटी हुई सीट। हालांकि शिकायत करने पर उन्हें दूसरी सीट मिल रही थी, लेकिन वो नहीं बैठे। मैनेजमेंट को उनके पता चलना चाहिए ताकि आगे ये स्थिति ना बने। पैसा अगर ले रहे हैं तो हम ठीक से सुविधाएं देने का काम भी करें। वहीं मंत्री जी को हुई असुविधा के लिए एयर इंडिया ने खेद जताया। विमान मंत्री राम मोहन नायडू ने शिवराज सिंह से बात भी की। शिवराज सिंह चौहान के टूटी कुर्सी पर यात्रा का दर्द जब सबके सामने आया तो कांग्रेस उनके मजे लेने लगी। कांग्रेस नेता BV श्रीनिवासन ने कहा कि कुंभ जाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को इनकी सरकार ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं दे पाई, उसका दर्द नहीं हुआ। और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के राजस्थान के मंत्री की टिप्पणी पर राजस्थान की राजनीति में हंगामा मच गया। कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा के अंदर 2 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए। राजस्थान विधानसभा के अंदर कांग्रेसी विधायकों का धरना लगातार जारी है। दूसरी रात विधायकों ने विधानसभा में गुजारी। कल दिन भर विधायक विधानसभा में डटे रहे। दोपहर के भोजन का इंतजाम भी विधानसभा के अंदर ही किया गया। विवाद की शुरुआत शुक्रवार को विधानसभा के अंदर मंत्री अविनाश गहलोत के बयान से हुई। अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था, इसलिए हंगामे की वजह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा समेत 6 विधायक निलंबित कर दिए गए। कांग्रेस अब विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग पर अड़ी है। 2 विधायकों का शुगर लेवल भी बढ़ गया, लेकिन वो विधानसभा के बाहर नहीं निकले। हम लोग बैठे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीच में 26 को शिवरात्रि भी है, शंकर भगवान को यहीं जल चढ़ाएंगे, अंदर मंदिर भी है। कांग्रेस मंत्री से माफी की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मंत्री ने कुछ भी गलत नहीं कहा। वो बहाना ढूंढ रहे थे और झूठा बहाना पकड़ करके अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े, स्पीकर के डायस की तरफ बढ़ गए और ठेठ उनके ऊपर चढ़ करके उनको पकड़ने की स्थिति तक पहुंच गए।